हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन से हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी एनसीईआरटी थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके डिफरेंट पार्ट्स को। आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो टॉपिक है, ठीक है। और अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है इस कंप्लीट सीरीज का, आपको मैक्सिमम बेनिफिट रहना है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको 100% 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। और अगर कोई डाउट हो तो उसे अपने साथ लेके नहीं जाएंगे, उसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जी हाँ, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में जो है आज हम कवर अप करने वाले हैं हमारे इस सेशन में। ये एक तरीके का हमारा रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। पहले मैं ले लैंग्वेज में समझाती हूँ, फिर हम वर्डिक्ट्स को भी डेफिनेटली रीड करेंगे। तो ये हमारा एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है, ताकि जो कंपैरिजन हमने बार बार इस पूरे सेशन में कवर अप किया कि कंपैरिजन होना चाहिए। जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट हैं, एक इंट्रा फॉर्म, एक फॉर्म का एक पीरियड से दूसरे पीरियड में, यानी इंटर पीरियड कंपैरिजन और इंटर फॉर्म कंपैरिजन, एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म से कंपैरिजन, ये होना पॉसिबल हो, इसीलिए ना कुछ स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि कंपैरिजन को इजी करते हैं, ट्रांसपेरेंसी हमारे सामने जो है क्रिएट करते हैं कि जो है ट्रांसपेरेंसी हो सके इसे प्रोवाइड करने पे। उसके बाद लोगों को, जो यूजर्स हैं हमारे, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रेफ़र करते हैं, उनका जो विश्वास है, उनकी जो रिलायबिलिटी है, वो भी जो है स्ट्रांग होती है, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग में ये मदद करते हैं। तो एक बार रीड करते हैं इसकी लैंग्वेज को, और अगर कोई क्वेरी है तो उसे डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट। आपको जो मैं मेन पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने चाहिए उनको मैं अंडरलाइन करते जाऊंगी। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट कवरिंग द एस्पेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन, measurement, treatment, presentation and disclosure of accounting transaction in a financial statement। यानी कहना क्या चाहता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो कौन कौन से एस्पेक्ट को कि रिकॉग्निशन में मदद करेगा, मेजरमेंट में करता है, ट्रीटमेंट और प्रेजेंटेशन कैसे करना है, डिस्क्लोजर कैसे करना है हमारे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज ऑथोरिटेटिव, ठीक है, स्टेटमेंट इशूड बाय आईसीआई। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आईसीआई इशू करता है इसे। आईसीआई यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। यानी अगर आपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव सोचा है कि आपको सीए बनना है तो आप जो है मेंबर हो सकते हैं आईसीआई के। सो आईसीआई अ प्रोफेशनल बॉडी ऑफ अकाउंटिंग इन अ कंट्री। ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन अ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। हमारी जो पॉलिसीज हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी ला सके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये करने में मदद करता है। इन ऑर्डर टू एलिमिनेट नॉन कंपैरेबिलिटी, यानी नॉन कंपैरेबिलिटी को एलिमिनेट करना, यानी कंपैरेबिलिटी लाना, ठीक है, इसलिए तो नॉन कंपैरेबिलिटी को एलिमिनेट करता है। ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एनहेंसिंग द रिलायबिलिटी, एनहेंसिंग द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहला जो हमारा इम्पॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव जो रहा वो ये रहा, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नंबर 1, ठीक है। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसी, वैल्यूएशन नॉर्म्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। इन एडिशन टू इम्प्रूव द क्रेडिबिलिटी, ठीक है, क्रेडिबिलिटी तो ये इम्प्रूव करते ही हैं जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है ऑफ अकाउंटिंग डाटा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एनहेंस द कंपैरेबिलिटी, ठीक है, तो क्रेडिबिलिटी तो अच्छा करता है, कंपैरेबिलिटी भी जो है उसे एनहेंस करता है, कंपैरेबिलिटी भी एनहेंस करता है ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोथ इंट्रा एंड इंटर एंटरप्राइज। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है। सच कंपैरिजन आर वेरी इफेक्टिव एंड वाइडली यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ फर्म परफॉर्मेंस बाय द यूजर ऑफ अकाउंटिंग। तो आपके दो जो है ऑब्जेक्टिव हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं जो कि आपके माइंड में होना चाहिए। एक है आपका ये ऑब्जेक्टिव नंबर 1 और दूसरा है ये आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 2 ऑफ योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। सो आई बिलीव यहाँ पे आपको स्टेटमेंट क्लियर हो चुके हों। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? हमारा रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जिसे इशू करता है आईसीएआई, एक प्रोफेशनल बॉडी है, ठीक है। क्यों इशू करता है? ऑब्जेक्टिव भी हमने डिस्कस कर दिया दोनों ऑब्जेक्टिव को। नीड क्या है, क्यों ज़रूरत है हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की? तो मैंने ऑलरेडी एक आपको ब्रीफ दे दिया, भाई हमें क्यों ज़रूरत है। भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो रिकॉर्डिंग हो या रिपोर्टिंग हो या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करने की बात हो, इसमें मदद करता है ताकि कंसिस्टेंसी भी दिखे और कंपैरिजन भी पॉसिबल हो सके, ठीक है। कंपैरिजन चाहे इंटर हो या इंट्रा हो, ठीक है।
तो कंपैरेबिलिटी को प्रमोट करता है। अगर इसकी एक इम्पॉर्टेंट नीड की बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कि भाई एक कंसिस्टेंट हो और एक फॉर्मेट देगा, तो कंपैरिजन भी इजी हो जाएगा यूजर्स के लिए कि अच्छे से वो जो है फॉर्मेट के बेसिस पे कंपैरिजन कर सकें। और ट्रांसपेरेंसी, यस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, एक क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल जो है प्रेजेंटेशन लेकर के आता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव हो सके। और हमने क्या देखा, रिलायबिलिटी, यस, ये बार बार हमने वर्ड पढ़ा कि रिलायबिलिटी की बात हो रही है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है, हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि हमें कैसे रिकॉग्नाइज करना है या कोई चीज़ मेजरेबल है कि नहीं है ना। तो जो है उसकी प्रेजेंटेशन कैसे करना है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, तो इम्प्रूव करता है रिलायबिलिटी आपके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की। और ये डिसीजन मेकिंग में भी मदद करता है डिफरेंट यूजर्स को। एक बार क्विकली रीडिंग करते हैं हम, नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो आपने मीनिंग कवर अप कर ली, आपने ऑब्जेक्टिव कर लिया, ब्रीफ मैंने आउटलाइन दे दिया नीड को। अब रीड करते हैं हमारी नीड्स को। अकाउंटिंग एक्सटेंड्स information to various users, internal and external, of information. Accounting information can serve the interest of different user only if it poses uniformity and full disclosure of the relevant information. There can be alternate accounting treatment and valuation norm which may be used by any business entity. Accounting standard facilitate, क्या facilitate करता है, the scope of those alternative which fulfill the basic qualitative characteristic of true and fair financial statement. तो एक में जस्ट आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, इफ़ यू रिक्वायर्ड कि नीड में क्या आपको करेगा, कंपैरेबिलिटी को प्रमोट करेगा, ठीक है, कंपैरेबिलिटी को प्रमोट करेगा, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी को आपकी एनहेंस करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और हमने क्या बोला, रिलायबिलिटी, ठीक है, रिलायबिलिटी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी जो है इम्प्रूव करता है और डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, अदरवाइज आप अपने जो ये कंटेंट की मैंने वहाँ तक भी लिमिट रह सकते हैं। अब बेनिफिट्स की बात करें, भाई कोई भी चीज़ हो उसके अपने खुद के फ़ायदे या नुकसान हमने देखे हैं। तो बेनिफिट्स की बात करते हैं हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। तो फर्स्ट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प इन एलिमिनेटिंग वेरिएशन इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वेरिएशन यानी जो चेंजेस, डिफरेंसेस हैं, उसे एलिमिनेट करता है, उसे हटा देता है, उसे ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो एलिमिनेटिंग वेरिएशन, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में माने हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो मे कॉल फॉर डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन इंफॉर्मेशन which may not be required by the law, but such information might be useful for the general public, investor or creditor. कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है ना जो लॉ में नहीं बोली जाती कि उसे दिखाना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट में, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये करवा देता है। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो लॉ ने नहीं बोली वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि भाई इसे डिस्क्लोज करो, क्योंकि हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन किसी क्रेडिटर को या किसी अदर यूज़र को उनकी डिसीजन मेकिंग में मदद करे। तो अगर हम इसे कॉन्क्लूड करें तो आपको नहीं लगता कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका बॉस है? यानी अगर लॉ से कंपेयर किया जाए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का राज चलेगा। प्लीज़ इस स्टेटमेंट से सेटिस्फाई होगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वाइवाज में पूछा गया है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिवेल कर जाता है लॉ से, क्यों? क्योंकि कई बार लॉ ने कोई चीज़ नहीं मांगी लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं भाई इसे डिस्क्लोज कर लो, क्योंकि मे बी शायद से ये किसी यूजर्स के लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन हो सके ताकि उनके डिसीजन मेकिंग में उन्हें हेल्प करें। क्या थर्ड बेनिफिट क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फैसिलिटेट कंपैरेबिलिटी। तो ये हमने ऑब्वियसली कई बार पढ़ लिया कि कंपैरिजन में मदद करता है बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंटर एंड इंट्रा। तो आई बिलीव आपको क्लियर हो इंटर और इंट्रा क्या होता है, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो क्या क्या लिमिटेशंस हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेक चॉइस बिटवीन डिफरेंट ऑल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड इट्स डिफिकल्ट। कई बार क्या होता है ना, किस में दिखाना है, हिस्टोरिकल कॉस्ट में दिखाना है या मार्केट वैल्यू पे दिखाना है, डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, ऐसे बहुत ज़्यादा डिलेमास आते हैं, है ना। तो कई बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना चॉइस करने के लिए बोलता है और आपको लगता है अगर हमने ये भी चूज़ किया तो शायद ये भी सही है और वो भी चूज़ किया तो वो भी सही है। तो डिलेमा क्रिएट करता है आपके लिए, डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है कि आपको कौन सा चॉइस करना है, ठीक है। उसके बाद रिजिड है, काफ़ी रिजिड है, स्ट्रिक्ट है ना। इट इज़ रिजिडली फॉलो एंड फेल टू एक्सटेंड फ्लैक्सिबिलिटी इन अप्लाइंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नहीं, फ्लैक्सिबल नहीं है, काफ़ी रिजिड है, ठीक है। और हमने क्या बोला, ये चॉइसेस कराता है जो कि डिफ़िकल्ट ऑल्टरनेटिव हो सकता है, और रिजिड है ये, फ्लैक्सिबल बिल्कुल भी नहीं है,
ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवरराइड द स्टेट। अभी तो मैंने बोला था कि भाई लॉ को प्रिवेल कर रहा है, लेकिन ये लाइन क्या बोलती है ऐसे भी अंडरस्टैंड करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवरराइड द स्टेट यानी लॉ, द स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी फ्रेम्ड विद इन द एम्बिट ऑफ प्रिवेलिंग स्टेट्स। यानी ये लाइन कहती है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो आपके विद इन दी स्टेटस यानी जो आपके लॉ है उसमें विद इन दी लॉ होनी चाहिए। बट यहाँ पे हमने कहा कि भाई यहाँ पे तो क्या है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके लॉ ने नहीं बोली लेकिन यस बोलते हैं उसे डिस्क्लोज करो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है, स्ट्रिक्ट है और चॉइस मेकिंग में डिफिकल्टी क्रिएट करता है। सो इट कैन नॉट ओवरराइड द स्टेट। ठीक है, यहाँ पे हमने ये कॉन्क्लूड किया कि स्टेट को ओवरराइड नहीं कर सकता बट इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकता है एक्स्ट्रा, ताकि वो यूजर्स को मदद कर सके। देखिए वहाँ पे मैंने ये ट्विस्ट कराने के लिए इसलिए यहाँ पे आपको कन्वे कर दिया कि एग्जामिनेशन हॉल में ये जो मैंने आज ट्विस्ट करा है ना, यही आपको याद आएगा, आपके वाइवास में आपको याद आएगा और आपसे गलती होते हुए भी अब गलती कभी नहीं होगी कि भाई दो कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर दी कि लॉ ने जो नहीं बोला हमें वो भी दिखाना है ना, ताकि यूजर्स को डिसीजन मेकिंग में मदद हो सके। लेकिन हमने ये भी देख लिया कि एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज या लिमिटेशन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कि वो स्टेट को ओवरराइड नहीं कर सकता। ठीक है, उसके विद इन द प्रिवेलिंग स्टेटस के अंदर ही काम करना पड़ेगा। क्लियर है? सो आई बिलीव आपको ये लिमिटेशंस क्लियर हो चुके हैं। तो अब एप्लीकेबिलिटी के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं कि कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। ठीक है, सो कई बार बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो जो अमेंडमेंट चेंजेस या कोई भी अपडेट्स होंगे उसे मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको शेयर करती रहूँगी। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपके जो है अकाउंट्स के या इकोनॉमिक्स के कंप्लीट प्रिपरेशन विद द स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे कवर अप होगी टाइम टू टाइम। ठीक है, सो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। प्योरली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, प्योरली का वर्ड मतलब वो जिनका केवल चैरिटी का काम है, कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है। ठीक है, तो जो प्योरली 100% चैरिटी वाले हैं उनके ऊपर नहीं एप्लीकेबल होने वाला। ठीक है, सो एक्सेप्ट वर्ड यूज हुआ है यानी उन पे नहीं एप्लीकेबल होगा। विच डज नॉट हैव एनी कमर्शियल इंडस्ट्रियल और बिजनेस एक्टिविटी। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पे एप्लीकेबल हो रहा है? सोल प्रोप्राइटरशिप यूनिट यानी कोई इंडिविजुअल अपना काम कर रहे हैं, पार्टनर में काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप फर्म, कोई सोसाइटी बना के काम कर रहे हैं, ट्रस्ट है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसको HUF बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसको AOP बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हों, कंपनीज हों, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम IFRS। ठीक है, उसके बाद there have been a vast changes in the global economic scenario with the emergence of globalization, liberalization and privatization, the advent of transitional cooperation in search of fund in order to sustain their ongoing operation in addition to fulfilling the growth of economy has resulted in raising capital globally. Since each country has its own set of rules for maintaining business records for accounting purpose, financial reporting, it becomes cumbersome and complex exercise to comply with the existing accounting rule and regulation of the country. In case of business enterprise, the enterprise decide to raise the capital need of the foreign country, यानी जो बिजनेस को दूसरे फॉरेन कंट्री से फंड रेज करना है उनके लिए ना कई बार डिफरेंट कंट्रीज के प्रोटोकॉल फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में इन ऑर्डर टू मेक economy more dynamic, competitive, and boost confidence among international analysts and investors, it is important that financial statement put forward by the business organization across the country as comparable on similar parameter, investor friendly, fair, transparent, and decision worthy. So in view of this, a trend towards global convergence of accounting standard is seeking the momentum of इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। यानी ये बोल रहा है कि भाई IFRS, ठीक है, ये क्यों चाहिए? कई बार दूसरी कंट्रीज से, फॉरेन कंट्रीज से फंड की ज़रूरत होती है बिजनेस को, उनको पैसों की ज़रूरत होती है ना, तो उस केस में कैसे करेंगे कि भाई जब फंड की ज़रूरत है दूसरी कंट्री से, उनसे पैसों की ज़रूरत है, तो कंपैरिजन कैसे होगा? भाई मानिए आप इंडिया में हो तो आपके रुपीज़ में डिस्क्लोजर है, दूसरी कंट्री में मे बी डॉलर में हो, येन में हो, पाउंड्स में हो, तो कैसे कैसे आपको रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होगी? कैसे इन्वेस्टर्स आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे? कैसे उनको बुक्स ऑफ अकाउंट आपकी समझ में आएगा? ठीक है, तो ये डिफिकल्ट है ना। इसको मैच अप करने के लिए आ जाता है हमारा IFRS यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। तो ये आपका 10th नंबर नहीं है, 1 सेकेंड,
ये आपका 10 नंबर नहीं है, ये IFRS के बारे में इन्होंने एक्सप्लेनेशन की है, ठीक है। दिस इज दी अबाउट द IFRS, तो एक बार आप इसको रीड भी कर लेंगे। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड क्या है, ये ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड होगा आपका फाइनेंशियल की रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है। मतलब ये ऐसा डिज़ाइन किया गया है ताकि जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो, कंपैरेबल हो, रिलायबल हो, और स्टेक होल्डर्स, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को जो है अपने डिसीजन मेकिंग करने में मदद कर सके। तो IFRS यानी फॉरेन ट्रांजेक्शन्स के लिए भी अंडरस्टैंडिंग ईजी हो सके, ठीक है। तो ये एक फाउंडेशन है जो कि डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया है। तो ये आपको एक मैंने ब्रीफ आउटलाइन है, इसको डेफिनेटली रीड कर लेंगे तो आपको ब्रॉड व्यू मिल जाएगा भाई कि हमें ज़रूरत क्यों है, IFRS है क्या चीज़, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नीड क्या है IFRS की। द इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक डिसीजन आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं इकोनॉमिक के, वो किस पे बेस्ड होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। In order to avoid manipulation of figures in the financial account, there is a need of consistent way of deciding which element require recognition and measurement and how information is presented in the financial statement. Hence, IFRS helps to prevent material manipulation or error in financial statement. तो डिस्क्लोजर में मदद करता है ये, है ना, कंसिस्टेंट वे में एक पिक्चर हमारे सामने लेकर के आता है। इट हेल्प इन ग्लोबल हार्मोनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्लोबल हार्मोनाइजेशन में भाई, कि एक कंट्रीज का दूसरे कंट्री में अगर इन्वेस्ट करना है, उनके बिजनेस को समझने के लिए उनके बुक्स ऑफ अकाउंट आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है ना। सो बुक्स ऑफ अकाउंट को कैसे समझेंगे, जब वो एकदम आपके अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में हो, है ना। तो इस केस में IFRS का जो रोल है एक ग्लोबल हार्मनी जो है क्रिएट करता है। Unless accounting activities are regulated, different country will apply different set of, हर एक कंट्री का अपना अपना रूल रहता है, तो वो अपना अपना रूल थोड़ा सा और इजी हो जाए इंटर कंट्री के लिए, उसके लिए आता है रोल IFRS का, ठीक है। एंड रेगुलेशंस आर प्रिलिवेंट इन ईच कंट्री, सो दिस विल रिस्ट्रिक्ट द यूनिफॉर्मिटी। अब भाई हर कंट्री अपना रूल रेगुलेशन करेगी तो क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी नहीं हो पाएगी। यूनिफॉर्मिटी यानी एक जैसा नहीं हो पाएगा तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। Hence, IFRS promote global, sorry, one second, okay. Hence, IFRS promote global standard for each of the business growth. तो जिस business को globally जाना है उसे IFRS follow करना होगा. It facilitate global investment. हाँ भाई, अब globally understandable है तो globally investors भी मिलेंगे. The convergence of financial reporting and accounting standard is valuable process that contribute to the free flow of global investment and achieve substantial benefit for all capital market stakeholder. To uniform accounting policies and procedure, almost all countries have agreed to apply IFRS, but the name of this IFRS has been converged as an Ind AS. अब यहाँ पे इंडिया में इसका नाम कैसे हो गया, IFRS नहीं रह गया, ये हो गया Ind AS, ठीक है। So Ind AS is not different from IFRS. Ind AS is an accounting standard notified by Ministry of Corporate Affairs and has a wide range of convergence as compared to the existing accounting standard, ठीक है। सो ये लिस्ट है हमारे Ind AS की विद द एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड। तो ये आपका Ind AS की लिस्ट है और ये AS की है। Ind AS यानी आपका एक तरीके से IFRS, ये दोनों डिफरेंट नहीं है, ये एक ही चीज़ है ना। सो IFRS क्या कर रहा है, आपकी कंपैरेबिलिटी इंप्रूव कर रहा है, एक कॉमन लैंग्वेज लाता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, ताकि जो कंपनी है वो इजीली कंपेयर कर सके अक्रॉस द बॉर्डर, है ना, अक्रॉस द बॉर्डर कंपैरिजन पॉसिबल हो सके। ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करता है, ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, ताकि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके सामने क्लियर पिक्चर क्रिएट हो सके फाइनेंशियल पोजीशन की और परफॉर्मेंस की। उसके बाद इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, क्योंकि कंसिस्टेंट एंड कंपैरेबल दोनों तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो IFRS क्या है, इन्वेस्टर्स को क्रॉस कंट्री जो है इन्वेस्टमेंट करने में, क्रॉस बॉर्डर जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कॉन्फिडेंस बूस्ट कराता है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव कराता है, क्योंकि क्लियर गाइडेंस है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, तो अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज करेगा, फ्रॉड और एरर को रिड्यूस करेगा, है ना। उसके बाद फैसिलिटेट क्या करता है, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो आई बिलीव Ind AS क्या है और IFRS क्या है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, ये तीनों टर्म्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। कोई डाउट है उसे घर मत लेके जाना, मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट करी उसे पूछ के क्लियर करना, ठीक है। ये आपके लिस्ट है, एक बार आप जस्ट इसको रीड कर लेंगे,
ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट सीरीज़ हमारे सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में कंसिडर करेंगे। आज का आपका होमवर्क होगा, आपको रिवाइज करना है, 1 सेकेंड, आज का जो आपका होमवर्क रहने वाला है आपको रिवाइज करना है एएस, इंड एएस क्या है आपके माइंड को क्लियर होना चाहिए, और आईएफआरएस क्या है। टाइम टू टाइम हम कुछ वैल्यू एडेड कंटेंट को शेयर करते हैं कम्युनिटी सेक्शन में, आप उसे रीड करें, आपके जो कोर्स का पार्ट है और एक्स्ट्रा नॉलेज को गेन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।